Hello friends, this is Pragya Singh. Welcome back to my channel. Now today we are discussing about flowchart. Okay, so as you know कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो कि ओ लेवल मॉड्यूल का थर्ड मॉड्यूल है ये, जो आपके ओ लेवल सिलेबस में है। और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का ये 3rd नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है फ्लोचार्ट। ओके, और मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स ओ लेवल के साथ साथ ए लेवल, क्लास 11th एंड 12th के लिए भी बहुत यूजफुल है। ओके, सो नाउ हम शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल से क्या मतलब समझ में आता है? पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्र से। जैसे कोई बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई हो, लेकिन थ्योरी आपको इतनी अच्छे समझ में नहीं आती जितने अच्छे से आपको किसी डायग्राम से समझ में आता है। डायग्राम आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाते हैं, राइट। जैसे किसी भी चीज़ को आप देखते हो, मान लो आपने बर्ड देख रखी है और मान लो आपने बर्ड पढ़ा है, तो आपकी जो बर्ड की इमेज है वो आपके दिमाग में सेट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम कोडिंग करने जाते हैं, प्रोग्रामिंग करने जाते हैं, तो प्रोग्रामिंग कोडिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। कोई बहुत आसान टास्क नहीं है। उसके लिए आपको एक पूरी प्रॉपर सूची बनानी पड़ती है और क्रमबद्ध तरीके से आपको कार्य करना पड़ता है। यदि आप क्रमबद्ध तरीके से कोडिंग नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा और सॉफ्टवेयर को कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो वो किसी ना किसी यूज से ही बनाओगे, या तो आप किसी को बेचने के पर्पज से बनाओगे या आप ही उसका यूज करो। हो सकता है आप ही उसको अपनी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी में हो तो उसमें यूज लेते हो सॉफ्टवेयर को, बिल्कुल आप बना सकते हो। लेकिन अगर उसको आपने प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया तो आपका सॉफ्टवेयर बिगड़ जाएगा। अब कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं है कि आधे पेज में बन जाए या एक पेज में बन जाए। सॉफ्टवेयर बनने में बहुत बड़ी कोडिंग्स होती है। जब कोडिंग्स बड़ी है तो उसकी डेफिनेटली सी बात है कि उसकी एल्गोरिथम भी बड़ी होगी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। एल्गोरिथम किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। आपने पहले के लेक्चर में सिर्फ आपने 2 नंबर का एडिशन देखा था, लेकिन 2 नंबर के एडिशन के लिए कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर नहीं बनते। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा था, एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था। ठीक है, तो आपने 2 नंबर के एडिशन का देखा, उसमें 5 लाइन का एक छोटी सी एल्गोरिथम थी। लेकिन मान लो ये 2 नंबर का एडिशन, सिर्फ 2 नंबर के एडिशन के लिए तो आपको ये सॉफ्टवेयर बनाओगे नहीं। आप तो मान लो कोई कैलकुलेटर बनाओगे या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे जो कि कैलकुलेशंस के लिए इजी कर दे, है ना, कोई भी उसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सके। तो कितने भी नंबर जोड़ सकता है। ठीक है, अब उसमें जोड़ना ही नहीं, उसमें घटाना भी है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवाइड भी होता है। यदि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं, आपने देखा होगा, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कितनी सारी चीजें होती हैं। तो आप यही से अंदाज लगा लीजिए कि कितनी बड़ी कोडिंग आपको इसके लिए लिखनी होगी। ठीक है, अब ये चीज आप पहले की वीडियो लेक्चर से जान चुके हैं। कोडिंग लिखने से पहले आपको उसकी एक एल्गोरिथम तैयार करनी होती है, राइट। अब एल्गोरिथम खूब बड़ी है, खूब सारे पेजों में। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, एकदम से आपको हर चीज प्रॉपर देखनी होगी, एक एक पॉइंट देखना होगा। ठीक है, और कोई भी चीज देखना पढ़ने से ज्यादा बेहतर होता है कि उसको चित्र के द्वारा समझ जाओ। कोई डायग्राम लिख रहा है, वो आपको फटाफट आपके दिमाग में क्लिक होता है और आप उस डायग्राम के अनुसार काम करते हो। फाइन, सो एल्गोरिथम तैयार करने के बाद हमको उसका एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेना चाहिए, जो कि होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो एल्गोरिथम है उसको हम चित्रों के द्वारा समझें। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या बनाया है मैंने। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय सिंपल आइकन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एल्गोरिथम में जितनी भी चीजें ली हैं, जितने भी आपको इनपुट आउटपुट, किस तरीके से आप इनपुट लोगे, किस तरीके से आप आउटपुट लोगे, क्या क्या प्रोसेसिंग कराओगे, ये सब सिंपल आइकन के द्वारा आपको रिप्रेजेंट कराना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ सिंपल आइकन्स भी है फ्लो चार्ट के लिए, जो कि हम आगे इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करा सकते हैं अपनी एल्गोरिथम को। फाइन, ना थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? It is easier to grasp relationship in a visual form than a verbal description। क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट में मैंने जब आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया तो उसमें बता दिया कि भाई कोई भी चीज लिखी हुई पढ़ने से इतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना अच्छा आप उसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हो। फाइन, तो ये यही कह रहा है कि इट इज ईजियर टू ग्रेस्प रिलेशनशिप इन ए विजुअल फॉर्म। ठीक है, आपको कोई भी चीज विजुअली दिख रही है, उसका डायग्राम दिख रहा है,
उसको समझना, उसको ग्रैस्प करना बहुत सरल होता है देन इन वर्बल डिस्क्रिप्शन, है ना। कोई डिस्क्रिप्शन लिखा उससे ज़्यादा बेहतर होता है आप उसको डायग्राम के द्वारा फटाफट उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाओ, ठीक है। इसलिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, फ्लो चार्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर हु आर नोविस। नोविस से अर्थ क्या होता है, नोविस से अर्थ होता है, मैं लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ, ठीक है। दोबारा से इस पॉइंट पे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्लो चार्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, ठीक है। इस बात से क्या मतलब समझते हो, इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जिसने भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन, जैसे कि मान लो मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रही हूँ, अब उसकी मैंने प्लानिंग की, तो उसकी एक बड़ी सी मैंने एल्गोरिथम लिख ली 3-4 पेज की। अब वो एल्गोरिथम मैंने इतनी सारी लिख ली, तो एक तरीके से उसको भी समझना, उसको बार बार देखना भी मेरे लिए हैक्टिक है, ठीक है। तो क्यों ना मैं उस एल्गोरिथम क्या कर दूं, फ्लो चार्ट बना दूं। तो फ्लो चार्ट जो है वो मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, जिसने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे उसके लिए भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, जो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है उसके लिए भी यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि उसको हम पढ़ के नहीं डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि हमको कोडिंग में करना क्या है ना। तो डायग्राम के द्वारा हमको प्रॉपर चीज समझ में आएगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, हु आर नोविस और ओकेशनल प्रोग्रामर, ठीक है। ये जो आपका फ्लो चार्ट है इसके इंस्ट्रक्शंस के डिजाइन करने वाले के लिए सरल भी है, साथ में उस व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा सरल है जो कि नोविस यानी कि जो कि नया है, जिसने अभी नई नई प्रोग्रामिंग करना शुरू करा है, उसके लिए फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोडिंग करने में। तो यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए हैं, नया कोड फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या मान लो आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, तब भी आपके लिए फ्लो चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है कोडिंग करने के लिए, फाइन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आइकन्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो किन आइकन्स की जरूरत होती है आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एल्गोरिथम का, यदि आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको मैंने बताया होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिगिन। जैसे कोई भी मशीन है उसको सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, चालू करना होगा, फाइन। तो और कोई भी प्रोसेस आप करने जा रहे हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यही पॉइंट शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी काम को, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले और आपको यूज करना होता है स्टार्ट। और फ्लो चार्ट में किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं आप, किसी एल्गोरिथम को या कोडिंग को जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से ओवल शेप के द्वारा किया जाता है, फाइन। मैं पॉइंटर ले लेती हूँ, फिर से लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ, उससे आपको अच्छा समझ में, ठीक है। आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इस तरीके से स्टार्ट और एंड पॉइंट का यूज कर सकते हैं। मैं फिर आगे आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी भी कि किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं, फाइन। तो अगर आप अपने फ्लो चार्ट शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ओवल शेप बनाना होगा जिसका नाम होगा स्टार्ट। और जब आप अपने फ्लो चार्ट को खत्म कर दोगे तो एंड पॉइंट भी आपको इस ओवल शेप के द्वारा ही बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको आवश्यकता होगी इस तरीके से फ्लो लाइन की, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन। इसमें देखिए एरो का साइन भी है। फ्लो लाइन ये बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है, आपकी कोडिंग है वो किस तरफ मूव कर रही है। हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था आपकी जो कोडिंग है वो मोस्टली कैसे मूव करना चाहिए, वो टॉप टू बॉटम मूव करना चाहिए। जब तक उसमें कोई हम पर्टिकुलर कंडीशन ना लगा दे, वो पर्टिकुलर कंडीशन कैसे आएगी, कहाँ आएगी, ये तो आप प्रोग्राम के द्वारा ही समझ पाओगे, ठीक है। अभी के लिए आप थ्योरी में ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कई सारी कंडीशंस आती हैं और उन कंडीशंस को बताने के लिए हम एरो का यूज करेंगे। तो अगर आपका प्रोग्राम सीधा सीधा चल रहा है, टॉप टू बॉटम चल रहा है, तब भी एरो का निशान की जरूरत होगी, जो कि बताएगा कि आप प्रोग्राम में कितने स्टेप्स जा चुके हो, है ना, कितने स्टेप्स आप कर चुके हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या यूज करना होगा, फ्लो लाइन, ठीक है। तो फ्लो लाइन एक तरीके से कनेक्टर का भी काम करता है, यानी आपके जो बॉक्स है उनको आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं, फ्लो लाइन का, जो कि ये बताता है कि आपका प्रोग्राम किस दिशा में फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, कैसे होता है, ये हम प्रोग्राम के द्वारा ही समझ पाएंगे प्रॉपर, ठीक है। थर्ड होता है आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं सबसे मेन पॉइंट होता है इनपुट आउटपुट लेना, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम में कितने इनपुट आउटपुट मेमोरी लोकेशन का यूज कर रहे हो वो आपको इस तरीके के बॉक्स के द्वारा बताना होगा, ठीक है। इस तरीके का बॉक्स देखिए कि हल्का सा जो आपका स्क्वायर बॉक्स होता है उससे देखिए हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, और आपको अपने एग्जाम में भी इस तरीके से बना के आना है, ठीक है, जो कि आपका कहलाता है ये पैरेललोग्राम।
नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका इस तरीके से प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था, एल्गोरिथम वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है मेनली तीन काम करता है। फर्स्ट आपका होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेसिंग और थर्ड होता है उसका आउटपुट। ठीक है, इनपुट यानी जो यूजर सिस्टम को डेटा दे रहा है वो क्या है, इनपुट। देन जो भी आप सिस्टम को डेटा देते हो वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड थर्ड नंबर पे आपको आउटपुट दे देता है। इसका यदि हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने कैलकुलेटर से आप सभी जानते हो, आप गणना कर सकते हो, जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें कोई नंबर ही नहीं दोगे तो कैलकुलेटर अपने आप ही थोड़ी ना चल के आपको नंबर दे देगा। ठीक है, आपको सपोज दो नंबर जोड़ने कैलकुलेटर से, आपको जोड़ना है 5 और 2, तो आपको 5 + 2 कैलकुलेटर को देने होंगे ये नंबर बटन के द्वारा। फाइन, आप देते हो 5 + 2। जब आप 5 + 2 देते हो यानी आप उस कैलकुलेटर को क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। ठीक है, तो वही इनपुट किस में आके आपके इस तरीके के बॉक्स में आप शो करोगे। यदि आपको कोई बोले कि आप कैलकुलेटर पे 2 नंबर के प्रोग्राम बताओ, तो उसमें आपको 2 नंबर जो आपने इनपुट दिए वो आप इनपुट किस में शो करवाओगे, इस तरीके के बॉक्स में। ये आगे हम प्रैक्टिकली भी बताऊंगी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब जब आप कैलकुलेटर में 5 + 2 देते हो और इक्वल का साइन लगाते हो, तो कैलकुलेटर अपने खुद के दिमाग में प्रोसेसिंग करता है। वो ऐसे नहीं आपको सीधे 5 आंसर दे देता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के अंदर होते होंगे ना, कोई ना कोई प्रोसेस तो होती होगी, तभी तो वो आपको 5 आंसर दे, 5 नहीं देखा, 7 आंसर देगा। आपने 5 + 2 कैलकुलेटर को बोला तो कैलकुलेटर उसको प्रोसेस करके 7 आंसर दे रहा है, लेकिन जब वो आपको 7 स्क्रीन पे दिखा रहा है उसके पहले उसने कुछ तो प्रोसेसिंग की होगी, है ना। तो प्रोसेसिंग को हम किस तरीके के बॉक्स में दिखाएंगे, इस तरीके के स्क्वायर बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन बॉक्स। ये डिसीजन बॉक्स भी हम पढ़ेंगे, डिसीजन बॉक्स किस तरीके से यूज किया जाता है जब भी हमको कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है अपने एल्गोरिथम में, है ना। यानी अपने कोडिंग में हम किसी मोड पे आके खड़े हो जाते हैं और हमको पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेना हो, तब हम इस तरीके के बॉक्स का यूज करते हैं, जो कि कहलाता है आपका डायमंड बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आप देखते हैं किस तरीके से हम इन बॉक्स को, ये जो जितने भी आपने ये आइकन्स पढ़े, इनको हम किस तरीके से अपनी एल्गोरिथम में यूज कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देती हूँ। ओके, ठीक है, तो आपने एल्गोरिथम पढ़ी थी पिछले वीडियो लेक्चर में। जब आपने एल्गोरिथम पढ़ी थी उसमें आपने 2 नंबर के एडिशन का एल्गोरिथम पढ़ा था। फाइन, तो उसी 2 नंबर के एडिशन का हम एल्गोरिथम का अब हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट। ओके, यदि आपने नहीं देखा हो एल्गोरिथम तो प्लीज आप पुराने वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें आपको एल्गोरिथम मिल जाएगा। फाइन, देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, एल्गोरिथम बिगिन करना बताया था कि जैसे कि कोई भी मशीन है उसको आपको चालू करना होगा, आप एल्गोरिथम भी लिखने जा रहे हैं तो आपको उसका शुरुआत तो करनी होगी। ठीक है, तो शुरू और एंड 2 मेन पॉइंट तो हर चीज काम के होते हैं। फाइन, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, अपनी एल्गोरिथम बिगिन करनी है। बिगिन करने के लिए देखिए कौन सा आपको शेप यूज करना है, ओवल शेप, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप कौन सा शेप यूज करोगे, एक ओवल शेप यूज करोगे, जिसमें आपने क्या लिखा है, स्टार्ट। इसमें स्टार्ट लिख दीजिए, बिगिन लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था आपको एरो की लगानी होगी। देखिए ये एरो की आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एरो की आपको दिख रही है, ये एरो की का आपको यूज करना होगा। पॉइंटर ले लेती हूँ मैं, लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ हर चीज को। देखिए मैंने आपको बताया था एरो की लेनी होगी, आपको मैंने एल्गोरिथम बताया था कि टॉप टू बॉटम आपके प्रोग्राम चलते हैं। तो ये आपकी एरो निशान क्या बता रहा है कि अब आपको स्टार्ट हो जाने के बाद अब इसके नीचे जो कनेक्टर आएगा उसका यूज करना है। वो कनेक्टर कैसे आएगा आइए देखते हैं। सेकंड स्टेप पे अब एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, बिगिन आपको करना है, यानी आपको ओवल शेप लगाना है और हर एक बॉक्स के बाद आपको एरो का निशान लगाना है, जो कि मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं अब सेकंड स्टेप एल्गोरिथम की मैंने क्या बताई थी। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपको अपने प्रोग्राम में कितने इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। कोई भी प्रोग्राम है आप बनाने जा रहे हो, वो सबसे पहले ध्यान देता है मेमोरी लोकेशन का, कि आपको अपने प्रोग्राम में कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। आप देखते भी हो कि यदि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में मेमोरी चेक करता है कि वो आपके उस कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल हो पाएगा भी या नहीं। यदि नहीं हो पाएगा तो आपको एक मैसेज दे देता है कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इतने GB का या इतने MB का और आपके मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है। राइट,
तो सबसे पहले आप कोई भी कोडिंग करने जा रहे हो, आपको क्या ध्यान देना है, मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 मेमोरी लोकेशन दिए A B C, यानी ये मेरे क्या है, इनपुट आउटपुट। तो इसके लिए मुझे डेवलप करना होगा इनपुट आउटपुट बॉक्स। कैसे डेवलप करेंगे वो देखिए, ऐसे डेवलप होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम बनाना होगा जो कि इस तरीके से शो होता है, ओके। इससे मैंने क्या बताया था, मुझे 3 इनपुट आउटपुट की आवश्यकता है ना। फिर उसके बाद आप जानते ही हैं कि कोई भी बॉक्स का यूज किया, उसके बाद क्या यूज करना है आपको, इस तरीके से फ्लो लाइन का यूज करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप क्या बोल रही है, अब आपने जो 3 इनपुट आउटपुट बॉक्स तो ले लिए हैं, यानी आपने 3 मेमोरी लोकेशन बना लिए। अब उन मेमोरी लोकेशंस में क्या करना है, जो A और B के अंदर रखी वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। मैंने आपको पिछले एल्गोरिथम वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप मेमोरी लोकेशंस को बनाते हैं और रन टाइम पे इनके अंदर वैल्यू को असाइन कराते हैं। प्रोग्राम के द्वारा आपको ये लॉजिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ओके। अब ये जो C इक्वल्स टू A प्लस B है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है कि आपकी प्रोसेसिंग, ठीक है। A प्लस B क्या बता रहा है, प्रोसेसिंग। जैसे कैलकुलेटर में मैंने बताया था कि आप कोई 2 नंबर देते हो, आपने दिया 5 and 6। यहाँ पे हम जो 2 नंबर या 3 नंबर जो भी ले रहे हैं, सपोज 2 नंबर ले रहे हैं 5 और 6, उसको मैं यहाँ पे A और B मेमोरी लोकेशन या A और B के नाम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओके। तो मान लो आपने 5 and 6 नंबर लिया, तो 5 स्टोर हो गया A मेमोरी लोकेशन में, 6 स्टोर हो गया B लोकेशन में। आपने प्लस लगाई दिया था और जैसे आपने इक्वल किया तो आपके कैलकुलेटर के अंदर क्या हो गई, प्रोसेसिंग शुरू हो गई। यानी ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है, ठीक है। और मान लो आपने 2 नंबर दिए 5 and 2 दिए, तो 5 and 2 यानी 7 ऐड होके किसके अंदर, एक C नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर असाइन हो गए, ठीक है। तो C के अंदर कितना आंसर आ गया, 7। यदि आपने 5 और 2 का एडिशन किया तो C के अंदर क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये पूरी स्टेप किसके अंदर आ गई, प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो प्रोसेसिंग को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। प्रोसेसिंग मैंने बताई है C इक्वल्स टू A प्लस B, एक प्रोसेसिंग बॉक्स में आएगी, ठीक है। अब C के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा देखते हैं। आपको एरो की का यूज करना ही है। अगले स्टेप में क्या आ रहा है, राइट C, यानी C के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है, C मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डाटा स्टोर है उसको आप क्या करवा दो, राइट करवा दो, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिख दो, ठीक है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, आउटपुट बॉक्स के द्वारा। इनपुट आउटपुट बॉक्स कैसे लेना है मैंने आपको बताया था, ऐसे पैरेललोग्राम के द्वारा लेना है। यहाँ पे भी देखिए सेकंड स्टेप में ये क्या मेरा इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ठीक है। और तो ये भी मेरा क्या है, इनपुट आउटपुट बॉक्स, क्योंकि आउटपुट ही तो मैं शो करवा रही हूँ। तो चाहे इनपुट आप ले रहे हो या आउटपुट शो कर रहे हो, दोनों के लिए इसी तरीके का बॉक्स का यूज होगा। तो हमने कंप्यूटर को क्या बता दिया कि तुम 2 नंबर को जोड़ के C के अंदर स्टोर कर दो। C की अंदर रखी हुई वैल्यू, यानी C के अंदर जो भी वैल्यू रखी है, 5 और 2 को ऐड किया तो 7 आई, तो तुम 7 को क्या करा दो, प्रिंट करा दो, ओके। नाउ फिर अब आप सभी जानते हो कि एरो की का यूज करना होगा। देन फाइनली क्या है, एंड। और एंड के लिए मैंने आपको कौन सा शेप बताया था, एंड, ओवल शेप, ठीक है। तो इस तरीके से ओवल शेप आपके सामने आ चुका है, फाइन। तो अब ओवल शेप के बाद एंड हो गया प्रोग्राम, तब तो हमें इसके आगे कुछ भी कंटिन्यू करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तब हमको किसी भी एरो लाइन की आवश्यकता नहीं है, ओके। सो एरो लाइन आपकी स्टार्ट के बाद से शुरू होगी और एंड के पहले आके एंड तक आके खत्म हो जाएगी। और उसके बीच में आपको अपने कंप्यूटर में एल्गोरिथम में जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप कंप्यूटेशनल काम करने जा रहे हो, वो सारे आपको इस तरीके से आइकन के द्वारा बताने होंगे, ठीक है। अभी तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो आपको लग रहा होगा कि छोटा सा प्रोग्राम ही तो इसको हम ऐसे ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं होंगे, ये स्टेप्स काफ़ी बड़ी आएंगी। जब आप प्रोग्राम बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो उसके लिए आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट की आवश्यकता रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कीप लर्निंग, पढ़ते रहिएगा फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम, क्योंकि इसी के बेस पर आपको प्रोग्रामिंग आ पाएगी, यानी आप इसी के बेस पे अपनी प्रोग्रामिंग करना सीख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।